को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो क्लास रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। लाइफ के अंदर आपका याद रहेगा कि हाँ, इस प्रकार से ये पैटर्न रहेगा, ठीक रहेगा, इस प्रकार से पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है। पूरा पूरा क्लास को देखें। 20 क्वेश्चन लिया हूं, जिसके अंतर्गत आज की क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस बात का बच्चों क्या रखें, ध्यान रखें। 2 क्वेश्चन आज की क्लास से देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप पूरा क्लास करने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आज का इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, पढ़िए पहले। हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी में क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। दुर्गा पूजा के अंदर सभी प्रकार के आपने मेला वेला सब देख लिया है, अभी आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ओनली पढ़ाई ही पढ़ाई करना है। आगामी आने वाला वो है, फोकस है पढ़ाई पे। कई भी काम होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना एक ऐसा टारगेट रखिएगा कि हमें कम से कम इतना घंटा या पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, गेस्टेशन एज की गणना की जाती है, ABCD। बताइएगा, कौन बताएगा? इसके अंदर किसका आंसर राइट है? कौन सा राइट है, देखिएगा। और आज वाला जो क्लास है, जिसके अंतर्गत मैं आपको ऐसे रटाऊंगा जो आपको बाद में रटने की जरूरत नहीं है। आज जो क्लास नहीं करेगा वो पछताएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। देखिएगा, गेस्टेशनल एज की गणना की जाती है प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से। दूसरा लिखा हुआ है प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंतिम दिन से, अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से, और अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के 100वें दिन से। अब बताइएगा, मैं पहले आंसर देख लेता हूं। निधि कुमारी सी लिखिए, दूसरा सुरभि सी लिखिए, रेणु कुमारी सी लिखिए। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। अंतिम मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम दिन से। इट इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये तो सब उकड़ सुकड़ लिखे हुए हैं, एक बार इसको भी देख लीजिएगा बच्चों। परंतु ये गलत है, ये सही नहीं है, ये कंफ्यूजन करने वाले हैं। देखिएगा, गेस्टेशनल एज की गणना की जाती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम दिन से, ठीक है। और टोटल गेस्टेशनल एज होती है बच्चों, कितनी होती है? 280 दिन। 280 दिन होती है। यह बात करते हैं कि 9 मंथ प्लस 7 डेज, 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो इस प्रकार से ये गेस्टेशनल एज है, ये ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि टोटल गेस्टेशन एज कितना होता है, 280 दिन होता है। और या बोल सकते हैं 9 मंथ प्लस 7 डेज। जैसे प्रीवियस क्लास का प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अपन बात किए थे, गर्भावस्था की अवधि होती है 10 ल्यूनर महीने, 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 डेज, 280 डेज या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बच्चों गेस्टेशनल एज के बारे में बात करते हैं। और गेस्टेशनल एज के एज से क्या निकाला जाता है? गेस्टेशनल एज है, गेस्टेशनल एज, इस गेस्टेशनल एज से एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाला जाता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है? देखिएगा, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 9th मंथ प्लस 7 डेज, ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जैसे ही महिला कंसीव होती है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूछा जाता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया, ठीक है, उससे पूछा जाता है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, कौन सी तारीख को आया था, उससे पूछा जाता है। और उसके बाद में उसको देख करके EDD निकाला जाता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाला जाता है।
है ना, ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाला जाता है। तो एक तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म इसकी क्या रखनी है बच्चों, ध्यान रखना है, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। लिखिएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, संभावित प्रसव होने की संभावना कब है। अब इसके अंदर भी अपन बात करेंगे, एक दिन बात करेंगे, मैं ईडीडी के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि भाई क्या कंडीशन रहती है, प्रीमी ग्रेविडा या मल्टी ग्रेविडा के अंदर कब कब डिलीवरी होने की संभावना रहती है। इसके अंदर तो क्राइटेरिया ये है कि ये तो 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में, परंतु कई ऐसी कंडीशन लागू हो जाती है जिसके अंतर्गत थोड़ा सा वेरिएशन आता है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो गेस्टेशनल एज जिसके अंतर्गत 280 दिन होता है, और उस गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग क्या निकाला जाता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाली जाती है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन से लेकर के 9 मंथ प्लस 7 डे को क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को निकाला जाता है। इस प्रकार से बच्चों एक क्वेश्चन तो आपके ये फुल फॉर्म से याद रखना है, एक बच्चों आपको ध्यान रखना है ये वाला अपने फॉर्मूला से याद रखना है। तीसरा आपको ये याद रखना है कि मैं कहूं कि एक महिला है जो कंसीव हुई है और उनको पूछा गया कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया, तो वो बोल रही है 1 जनवरी 2022। एक महिला है जिनके अंदर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो आया था 1 जनवरी 2022। तो बच्चों बताइएगा इसका ईडीडी का क्या होगा, ईडीडी क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। अच्छा बच्चों एक बार निकाल के देखिएगा, एक बार निकाल करके मेरे को यहाँ पे बताइएगा, मैं देख लेता हूं क्या आपको उसको काउंट करना आता है। यदि आ रहा है तो क्या आपको सही आ रहा है, आप कौन से महीने को पहले या बाद में या ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले बच्चों ने लिखा है, मीना कुमारी ने निकाला है 8 अक्टूबर निकाला है, उसके बाद में सुरभि निकाली है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब देखते हैं बच्चों, देखिएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के अंदर बात करते हैं। यहाँ पे एक क्या है, एक तो तारीख है, इसमें डे में डे को जोड़ेंगे तो 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये तो कंफर्म है कि ये 8 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना जनवरी में कितना जोड़ना है, 9th मंथ जोड़ना है। तो इस प्रकार से बच्चों गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों ने सही लिखा है, सभी बच्चों ने सही लिखा है। एक बच्चे ने प्रेमलता कुमारी ने गलत लिखा है या सही लिखा है, उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहां पे गलती किया है उसके बारे में बात करते हैं। देखो जनवरी है तो जनवरी को काउंट नहीं करना है, जनवरी के बाद में 9th देखना है, जनवरी के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर हुआ ना। तो इस प्रकार से अक्टूबर होगा बच्चों, और 2000 कितना हो गया, 22 ही होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से मैं यही समझाना चाह रहा था कि किन कौन से बच्चों ने गड़बड़ी किया है और कहां गड़बड़ी कर रहे हैं, वहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जनवरी लिखा है, जनवरी को काउंट नहीं करना है, जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए ना। तो अक्टूबर हो गया, 8 अक्टूबर 2022 रहेगा। इस प्रकार से काउंट करना है बच्चों। 1-2 बार और आप प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार घर पे और प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्फिडेंस में मत ना, इस बात का बच्चों क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, हेडिंग डालिएगा 52। क्वेश्चन नंबर 52, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, सर्विक्स के अंदर कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा सर्विक्स का सॉफ्ट होना, हाँ ये तो होता है, ये तो पाया जाता है। उसके बाद में
सर्विक्स मुंह के होठों की तरफ फील होती है। सर्विक्स है लिप्स की तरफ फील होती है। हाँ, ये भी होती है। चेंजेस ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, सर्वाइकल चेंजेस के अंदर बताया गया है सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। ब्लड वेसल्स का आना जाना बढ़ जाता है तो ब्लू कलर हो जाता है। हाँ, ये भी सही। सर्विक्स नाक की टिप की तरह फील होती है। सर्विक्स नाक की टिप की तरह फील होती है। नहीं, ये तो नॉन फ्रेगनेंट के अंदर देखने को मिलता है। नॉन फ्रेगनेंट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या राइट होगा? डी इज राइट आंसर रहेगा। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। हाँ, सभी ने सही लिखा है, सभी ने सही लिखा है। देखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका ये ध्यान रखना, ये नॉन प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, तो इसमें लिखा था नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। अंडरस्टैंड? दूसरा है यहाँ पे सर्विक्स सॉफ्ट हो जाना, इसके अंदर गुडल साइन आते हैं, तो साइन वाला मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अब ये क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं। बताइएगा बच्चों, इसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 53, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार होता है। एक तो बच्चों होता है साइज, एक होता है शेप। साइज का मतलब होता है आकार, शेप का मतलब होता है आकृति। ठीक है, अब क्या पूछा है? साइज पूछा है। 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय की आकार होता है। मैं देख लेता हूं, बच्चों के आंसर को देख लेता हूं। कोई बच्चा डी लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, कोई ए लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है। सभी का सभी को प्रणाम है, सभी को राधे राधे है। देखिएगा बच्चों, इसके अंदर 12 सप्ताह के अंदर बात किया गया है, जिसके अंदर इसके अंदर कौन राइट बता रहा है? अच्छा, इसका मतलब कंफ्यूजन में है, बच्चे कंफ्यूजन में है। हाँ, इसके अंदर मुर्गी के अंडे के बराबर, क्रिकेट की गेंद के समान, भ्रूण के सिर के समान, फुटबॉल के आकार का। तो बच्चों लिखिएगा, साइज के बारे में बात करते हैं। मैं यहां पे साइज लिखा देता हूं, SIZE। साइज के बारे में बात करते हैं। 6 वीक है ना, 6 वीक की प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर मुर्गी का अंडा होता है ना, हेंस एग के समान क्या होता है? यूट्रस देखने को मिलता है। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं, 12 वीक के अंदर, 12 वीक जिसके अंदर फिटल हेड, बच्चे का जो हेड होता है वैसा यूट्रस प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन बच्चों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का बच्चों क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो मैं कहूं कि 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, तो यहां पे लिखा हुआ है फिटल हेड, तो सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। भ्रूण के सिर के समान रहेगा। इसको कोई ये जरूरी नहीं है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि ये 12 सप्ताह पूछ ले। यहां पे मैं कहूं कि 6 वीक भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मुर्गी के अंडे के समान, है ना। हेंस एग मतलब मुर्गी के अंडा, मुर्गी के अंडे के समान, अंडे के समान। बच्चों नोट्स बनाते रहिएगा, एक प्रॉपर रूप से नोट्स बनाइएगा, और जहां पे कहां पे इंडिकेट करना है इंडिकेट करते जाइएगा। एग्जाम के अंदर मेरे को याद करोगे कि हाँ, जो लिखाया था, जो पैनल पे था, वो ही आपके एग्जाम के अंदर आया। अब ये आपको याद करके नहीं जाओगे तो आपकी गलती है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये दोनों ही इस साइज के अंदर, यूट्रस के साइज के अंदर आपको याद रखना है। दूसरी बात करते हैं, मैं थोड़ी सी बच्चों शेप के बारे में बात कर लेता हूं, थोड़ी सी शेप के बारे में बात करता हूं। देखिएगा, शेप के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा शेप, यूट्रस के शेप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8 से 10 वीक में, 8 से 10 वीक के अंदर
जो यूट्रस का शेप होता है वो होता है पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 12 वीक के अंदर 12 वीक्स, 12 वीक्स के अंदर होता है ग्लोबुलर, ग्लोबुलर, ग्लो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब, फायरीफॉर्म, फायरीफॉर्म या ओवल शेप, ओवल शेप का होता है यूट्रस। उसके बाद में 36 वीक्स में मैंने आपको लिखाया हुआ था, 36 वीक वाला बच्चों आपको लिखाया हुआ था स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप का होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, इस बात को भी बच्चों क्या रखें, ध्यान रखें, लिखो बच्चों, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैंने बच्चों आपको यहां पे लिखा दिया साइज, यूट्रस की साइज के अंदर चेंजेस होते हैं, शेप के अंदर, आकृति के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ में आपने बच्चों देखा होगा वेट, WEIGHT, वेट के बारे में बात करते हैं। नॉन प्रेगनेंसी के अंदर कितना होता है, 50 से 60 ग्राम यूट्रस का वजन होता है, और प्रेगनेंसी के अंदर 900 से लेकर के 1000 ग्राम होता है। ये बात अपने पहले प्रीवियस क्लास के अंदर बात की हुई है। यदि मैं कहूं कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में बात करें कि नॉर्मल लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितना होता है, तो आप जानते हैं, कहां पे लिखूं, कोई जगह है कहीं? अच्छा देखिएगा, लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 ये नॉर्मल होता है। कितना होता है? 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। और प्रेगनेंसी के अंदर 7.5 है, वो कितना हो जाता है? 30 सेंटीमीटर हो जाता है। 5 सेंटीमीटर बढ़कर के कितना हो जाता है? 22 सेंटीमीटर हो जाता है। और 2.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ के कितना होता है? 20। तो इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अंदर भी इस प्रकार से क्या आता है? फर्क आता है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों क्या आता है? फर्क आता है। इस बात का बच्चों क्या रखें? ध्यान रखें। अब देखिएगा कि ये इस पे मैं ज्यादा क्यों फोकस कर रहा हूं, क्या कारण है, ऐसा क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मिडवाइफरी के अंदर ये बेस बनाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी, गर्भाशय का आकार कैसा होता है, 12 वीक के अंदर कैसा होगा बच्चों? फीटल हेड के अंदर, हेड जैसा। उसके बाद में 6 वीक का पूछे तो मुर्गी के अंडे के समान होता है। ये साइज के बारे में है, देखिएगा साइज। उसके बाद में शेप के बारे में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत पायरीफॉर्म या पियर शेप बोल सकते हो, पियर शेप, पियर शेप। अरे भाई, यूट्रस का आकार नाशपाती के आकार के जैसा होता है कि नहीं होता है? पियर शेप या पायरीफॉर्म, अंडरस्टैंड, दोनों ही ध्यान रखना है। 8 से 10 वीक्स के अंदर ये ऐसा रहेगा, 12 वीक के अंदर ग्लोबुलर हो जाएगा, 28 वीक्स के अंदर पायरीफॉर्म या ओवल शेप का हो जाएगा, और 37 वीक्स के अंदर स्फेरिकल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में वजन के बारे में बात करते हैं तो ये इतना होता है, और प्रेगनेंसी के अंदर इतना होता है। इसके बारे में अपने पहली क्लास के अंदर भी बात कर लिया था। उसके बाद में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितना होता है, ये नॉर्मल होती है यूट्रस की नॉन प्रेग्नेंट के अंदर, और ये प्रेगनेंसी के अंदर इस प्रकार से यूट्रस एक भारी भरकम बल्जिंग जैसा हो जाता है ना। तो इस बात को बच्चों क्या रखें? ध्यान रखें। अब देखिएगा इसके अंदर कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 और 4। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बलराम सिंह यादव। देखिएगा, रिलेटेड टू क्लास से रिलेटेड बात करें, फालतू का इधर उधर वाला बात ना करें, ठीक है। वीडियो रुक रही है सर, अरे भाई कोई नेटवर्क इश्यू होगा, वीडियो नहीं रुकेगा। हाँ, देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान भ्रूण के किस उम्र में किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है? ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र की किडनी द्वारा मूत्र निर्माण का प्रारंभ हो जाता है? इट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, है ना, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इन दोनों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है कि
ऑर्गन है वो कब डेवलपमेंट में बन जाते हैं, टोटल ऑर्गेनोजेनेसिस कब कब होता है ना, और उसके फंक्शन कब स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो किडनी है वो कब काम करना स्टार्ट करती है, 12 सप्ताह पर, है ना। बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आंसर देख रहा हूं, सभी का आंसर सही है। खुशबू सही लिखी है, खुशबू सही लिखी है, अरविंद सिंह सही लिखा है, सभी ने सही लिखा है, ठीक है, पूजा भी सही लिखी है। तो इसका बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भावस्था में सर्विक्स मुलायम, ए सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स हो जाना कहलाता है। बच्चों में कहूं कि यदि कोई एग्जाम के अंदर सिम्टम, साइन सिम्टम से रिलेटेड, है ना, कौन से साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कौन से बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा, वीवीआई वाले बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा कि एक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का सॉफ्ट फील हो रहा है, तो इस प्रकार के सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है, इसमें किस साइन के अंदर देखने को मिलता है या किसको बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने लिखा है गुडल साइन लिखा है, परंतु यहाँ पे अलग अलग साइन लिखे हुए हैं। जैक्यूमर साइन लिखा हुआ है, ओसिएंडर साइन लिखा हुआ है, गुडल साइन लिखा है, हैगर साइन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि इसके अंदर बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है, सर्विक्स होती है, सर्विक्स है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो सर्विक्स का सॉफ्ट होना गुडल साइंस के नाम से जाना जाता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। लिखिए सब, सारे बच्चे लिखिएगा सी गुडल साइन। सभी को नमस्कार। हाँ ठीक है, अब देखिएगा, अब गुडल साइन लिख लिया बच्चों। अब मैं कहूं कि मैं क्या अपने ऐसी बात करते हैं कि सारे सारे जो साइंस है वो एक जगह पे लिख लें। अब इनके अंदर कौन कौन से साइन होते हैं और कब कब ये अपियर होते हैं, कब देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा बच्चों, हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा जैक्यूमर साइन। पहला है जैक्यूमर साइन, जैक्यूमर साइन। जैक्यूमर साइन के बारे में बात करते हैं। ये कब स्टार्ट होता है, 6 से 10 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है, 6 to 10 वीक्स। क्या होता है जैक्यूमर साइन, इसके अंदर ब्लू या पर्पल कलर, इसके अंदर होता है ब्लू या पर्पल कलर, ब्लू या पर्पल कलर ऑफ द वेजाइनल, ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा। वेजाइनल म्यूकोसा है उसका क्या हो रहा है, म्यूकोसा, उसका क्या हो रहा है, ब्लू या पर्पल कलर हो जाता है, जिसको बोलते हैं जैक्यूमर साइन। ठीक है, जैक्यूमर साइन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे साइन के बारे में बात करते हैं, सैडविक साइन के बारे में। सैडविक, दूसरा साइन है सैडविक, सैडविक साइन, सैडविक साइन लिखिएगा। सैडविक साइन के बारे में, ये 4 to 10 वीक्स, 4 to 10 वीक्स इनके बीच में देखने को मिलता है, 4 to 10 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डीप, डीप ब्लू या ब्लू वायलेट, BLU, ब्लू वायलेट कलर ऑफ द, कलर ऑफ द cervix, cervix and vagina due to by the increase vascularity, vascularity है ना, ब्लड वेस्कुलरिटी बढ़ जाता है और उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा जो है, तीसरा के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जैक्यूमर हो गया और सैडविक हो गया,
उसके बाद में बात करते हैं ओसिएंडर साइन के बारे में। ओसिएंडर साइन के बारे में बात करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा ओसिएंडर। ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन बच्चों कब देखने को मिलता है? ये 6 to 10 वीक्स। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? पल्सेशन फेल्ट, पल्सेशन फेल्ट, पल्सेशन फेल्ट इन वेजाइना, इन वेजाइना। वेजाइना के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पल्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में 4 नंबर पे है हेगर साइन। हेगर साइन। हेगर साइन के अंदर क्या होगा? ये हेगर साइन कब देखने को मिलता है? 6 to 10 वीक्स, 6 to 10 वीक्स, 6 to 10 वीक के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होगा बच्चों? इसके अंदर होगा हेगर साइन के अंदर सॉफ्टनिंग ऑफ isthmus या लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, ठीक है। लोअर यूटेराइन सेगमेंट का क्या होना? सॉफ्ट हो जाना, क्या कहा जाता है? हेगर साइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में लास्ट है पाल्मर साइन। चौथे के बाद में 5 नंबर पे लिखिएगा पाल्मर साइन। पाल्मर साइन। पाल्मर साइन होता है 4 to 8 वीक बच्चों, ध्यान रखना 4 to 8 वीक्स और 4 to 8 वीक्स। इसके अंदर क्या होता है? रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और बाईमैनुअल एग्जामिनेशन, बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, उस दौरान में क्या पड़ता है मालूम किया जाता है? रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। एक बार इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बार लिख लीजिएगा, इसके बाद में मैं समझाता हूं। ओसिएंडर साइन मोर देन 8 वीक्स, इसमें हार्ट रेट फील होती है, हार्ट रेट फील होती है, पल्सेशन हो रहा है। 4 to 8 वीक पाल्पेशन। हेगर साइन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। इसमें isthmus में वेरियस कंप्रेसिबिलिटी देखी जाती है। देखिएगा बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं जेक्यूमर साइन के बारे में। जेक्यूमर साइन 6 to 8 वीक के अंदर देखने को मिलता है। ब्लू या पर्पल कलर ऑफ द वेजाइना, वेजाइनल म्यूकोसा है ना, वेजाइनल म्यूकोसा है, उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू या पर्पल कलर। अंडरस्टैंड? और कई बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जेक्यूमर साइन इज नोन एज द सेडविक साइन। जेक्यूमर साइन को ही सेडविक साइन कहा जाता है, परंतु ध्यान रखना दोनों के अंदर मैंने डेफिनेशन अलग अलग लिखा दिया है, कंफ्यूजन किसी भी बात का नहीं होना है। सेडविक साइन बता रहा है कि ये होता है 4 to 10 वीक्स के अंदर। डीप ब्लू या ब्लू वायलेट कलर ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना का जो कलर है डीप ब्लू वायलेट हो रहा है, जिसको बोलते हैं सेडविक साइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्यों होता है कि इंक्रीज वेस्कुलरिटी, ब्लड वेस्कुलरिटी है बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से डीप ब्लू वायलेट कलर देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलेगा? सर्विक्स और वेजाइना दोनों के ऊपर वह कलर देखने को मिलता है, डीप ब्लू वायलेट कलर देखने को मिलता है, सेडविक साइन होगा। यदि मैं कहूं
कि वेजाइनल म्यूकोसा है उसका कलर ब्लू या पर्पल देखने को मिल रहा है, तो ये जेक्यूमर साइन है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि जेक्यूमर साइन को सेडविक साइन कहा जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी ही भिन्नता पाई जाती है, परंतु मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशन निकाली है, इस बात का भी ध्यान रखना। अंडरस्टैंड? तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ओसिएंडर में पल्सेशन हो रहा है, ऐसे याद रखना। ओसिएंडर, ओसिएंडर में क्या हो रहा है? पल्सेशन हो रहा है। पल्सेशन फेल्ट इन वेजाइना, है ना? वेजाइना के ऊपर क्या है? पल्सेशन देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 6 to 10 वीक के अंदर पल्सेशन फेल्ट इन वेजाइना, इज नॉन एज द ओसिएंडर साइन के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस एनएसएम की वैकेंसी आई थी, एनएसएम, इसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ओसिएंडर साइन वाला। उकर सुकर हो जाएगा, इसको रट के याद कर लेना है। हेगर साइन के अंदर बात करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द इस्थमस या लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, LUS, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, है ना? या इस्थमस का क्या हो जाना? सॉफ्ट हो जाना, हेगर साइन कहा जाता है। सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना गुडल साइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? मैंने गुडल साइन नहीं लिखवाया क्योंकि, अच्छा गुडल साइन नहीं लिखवाया है, लिखो कितना हो गया। उसके बाद में पाल्मर साइन 4 to 8 वीक्स के अंदर, जिसमें क्या हो रहा है? RRUC लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। नहीं किया जा सकता, ये कथन गलत है। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में 12 सप्ताह के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट विश्वसनीय नहीं है। हाँ ये भी सही है, ये तो सही है, क्योंकि 12 सप्ताह हो गया है, उसके अंदर तो HCG का लेवल है वो 100वें डे में कितना हो जाता है? उसका डिक्रीज हो जाता है। डिटेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है। इसका कोई ज्यादा प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर HCG लेवल को देखते हैं, तो ये भी गलत है। मिस्ड पीरियड के ये विश्वसनीय नहीं है, मतलब सही है, ये सही बोला जा रहा है। मिस्ड पीरियड के दूसरे दिन HCG का लेवल मापन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना? 8वें से 9वें दिन पे, है ना? 8वें से 9वें दिन पे होता है, तो ये भी क्या है? ये भी HCG का मापन, मिस्ड पीरियड के दूसरे दिन HCG का मापन किया जा सकता है। ये तो कथन सत्य है, क्योंकि HCG का लेवल मिस्ड पीरियड है ना, हाँ उसके अंदर देखने को मिल सकता है। दूसरा है मूत्र में उच्चतम लेवल 60 से 70 में होता है, हाँ ये भी होता है। तो इस प्रकार से ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा इंट्रा डेसिडुअल गेस्टेशन से को सर्वप्रथम आइडेंटिफाई किया जा सकता है। गेस्टेशन के 10 से 15 दिन में, गेस्टेशनल के 29 से 35 दिन में, गेस्टेशनल के 3 से 4 महीने में, गेस्टेशनल के 10 से 12 सप्ताह में। अब इसके अंदर बच्चों आंसर बताइएगा, इसके अंदर बताइएगा 58 का, 58 का क्या आंसर है देखिएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा, USG के द्वारा इंट्राडेसिडुअल गेस्टेशन सेक है, उसको गेस्टेशन के 29 से 35 दिन में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है ना? तो बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें तो डायरेक्ट डे का लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा? बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रेक्सन हिस्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। कब महसूस किया जाता है? ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर किया जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अंडरस्टैंड? बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लेबर के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य होता है। ये तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, पूरा डिटेल के साथ में समझाया हुआ है, क्लास नंबर 2 या क्लास नंबर 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास के अंदर समझाया था एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, क्या उसके फंक्शन होते हैं,
नॉर्मल, एबनॉर्मल, कलर क्या होता है। तो इस प्रकार से फंक्शन के अंदर क्या लिखा, सर्विक्स के डायलेशन में सहायक है। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड है वो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। प्रसव के दौरान बर्थ कैनाल को फ्लश कर देता है, साफ कर देता है। जब एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है तो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ये भी सही है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्लेसेंटल सर्कुलेशन में व्यवधान को रोकता है। हाँ, ये भी रोकता है। और ऊपर उस प्रकार से डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। 60 का डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। सभी ने आंसर सही लिखा है, लगभग लगभग। ठीक है, ओम प्रकाश बी नहीं लिखेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। फीटल पार्ट को सर्वप्रथम पाल्पेट किया जा सकता है। 61 का फीटल पार्ट को सर्वप्रथम पाल्पेट किया जा सकता है। 61 का बच्चों बताइएगा, प्रथम तिमाही में, द्वितीय तिमाही में, जिसमें लिखा हुआ है 20 सप्ताह पर, और थर्ड ट्राइमेस्टर में या कंसेप्शन के तुरंत बाद। ये तो पूरा पूरा गलत है। थर्ड ट्राइमेस्टर जिसके अंदर 29 से लेकर के 40 वीक्स है, इससे तो पहले ही होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में है ना, इसके अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, जिसके अंदर 13 to 28 वीक्स। मोस्टली जो एवरेज के बारे में बात करते हैं तो 20 वीक्स के अंदर जो फिटल पार्ट है उसको क्या किया जाता है, पाल्पेट किया जा सकता है। तो इसके अंदर भी क्या राइट है बच्चों, डी कौन लिखा है? अरे भाई अपने ऐसा मत लिखिएगा, ठीक है। बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 36 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान फंडल हाइट 32 सप्ताह के लेवल पे आ जाती है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? फिटस छोटा हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, गर्भाशय का आकार कम हो जाता है, या प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजमेंट हो जाता है। बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा, फिर अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखें। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फंडल हाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। फंडल हाइट से रिलेटेड और यूट्रस के शेप साइज से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज के इस पूरे वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, नहीं दो नहीं, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो लास्ट में है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक के साथ में बच्चों आपको बताऊंगा, देखिएगा। 36 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद में फंडल हाइट 32 सप्ताह के लेवल पे आ जाती है। हाँ, ये तो आता है। क्यों आता है? कि प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका एंगेजमेंट हो जाता है। एंगेजमेंट के अंदर बच्चों आप जानते हैं जो फिटस है वो डिसेंट होता है ना। जो फिटस है, फिटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो एक ट्रम कंडीशन के अंदर, ट्रम के अंदर क्या है बच्चा, डिसेंट होता है, नीचे आता है, एंगेजमेंट होता है। पेल्विक ब्रीम के अंदर फिक्स हो जाता है, जिसके अंतर्गत क्या पहले बच्चा ऊपर था उसके बाद में नीचे आया तो क्या हो गया, डिसेंडिंग हो गया, है ना, एंगेजमेंट हो जाता है उसमें। तो इस प्रकार से 36 वीक की जो प्रेगनेंसी है वो उसकी हाइट कितनी दिखती है, 32 सप्ताह के लेवल पे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ डाला हुआ है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने तुरंत ही उसको क्या कर दिया है, स्कैन कर दिया हूं। वैसे इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखें, इसके बारे में भी क्या रखें बच्चों, ध्यान रखें। देखिएगा, फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अंदर मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही याद करना है और उतना ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही पढ़ के जाना है और ये एग्जाम के अंदर आएगा, इस बात का बच्चों ध्यान रखेगा। देखिएगा, बिफोर 12 वीक, जिसमें 6, 8 और 10 वीक के अंदर यूट्रस पाल्पेट इन पेल्विक रीजन बिलो द सिम्पाइसिस प्यूबिस, इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों आप जानते हैं
कि 12 वीक से पहले जो यूटस है पाल्पेट कहां पे करेंगे, पेल्विक रीजन के अंदर, और वो भी कहां पे, बिलो द सिंपैसिस प्यूबिस, सिंपैसिस प्यूबिस से नीचे, ठीक है ना। पेल्विक रीजन के अंदर यूटरस को पाल्पेट किया जा सकता है। यूटरस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। अरे भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, या मैं कहूं कि 12 वीक से पहले जब प्रेगनेंसी होती है, महिला कंसीव होती है, उससे पहले 12 वीक पहले यूटरस है किस टाइप का ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन होता है। परंतु उसके बाद में क्या हो जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है। दूसरी बात करते हैं, एट द 12 वीक्स, 12 वीक्स में यूटरस पाल्पेट एब्डोमिनली एबो द सिंपैसिस प्यूबिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि 12 वीक से पहले यूट्रस को पाल्पेट करेंगे तो कहां पे होगा, बिलो द सिंपैसिस प्यूबिस, यानी पेल्विक रीजन के अंदर होगा। 12 वीक पे यूट्रस कहां पे आ जाएगा, एबो द सिंपैसिस प्यूबिस, यानी एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाएगा, एब्डोमिनल रीजन के अंदर आ जाएगा। अरे भाई, जो रेजिन है उसके अंदर ऊपर नीचे हुआ कि नहीं हुआ यूट्रस, बच्चे की ग्रोथ होती है, और बच्चे की ग्रोथ होती है तो क्या होगा, यूट्रस ऊपर की तरफ आएगा, है ना, इस प्रकार से पेट की तरफ ऊपर की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों लाइन के बारे में समझे कि नहीं समझे? अरे समझना जरूरी है। देखिएगा, एट द 16 वीक इन वीक पे बिटवीन द सिंपैसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। अब 16 वीक के अंदर जो यूट्रस है वो कहां पे आ जाएगा, सिंपैसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस है, इन दोनों के बीच में, याद रखना है। एट द 20 वीक 2 फिंगर बिलो द अम्बलाइकस, एट द 22 वीक्स ऑन अम्बलाइकस। फंडल हाइट है, फंडल हाइट 22 वीक्स के अंदर, फंडल हाइट 22 वीक में कहां पे पहुंच जाएगी, ऑन अम्बलाइकस, अम्बलाइकस पर पहुंच जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, यहां पे दिया हुआ है, देखिएगा यहां पे ये दिया हुआ है, इस प्रकार से बच्चे की ग्रोथ होती है। जिसके अंदर ये 12 वीक लिखा हुआ है, इस प्रकार से बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, फंडल हाइट क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये कितना है, 22 वीक्स लिखा हुआ है। तो 22 वीक्स के अंदर एट द अम्बलाइकस, है ना, एट द अम्बलाइकस, यहां पे ध्यान रखना है, एट द अम्बलाइकस पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एट 28 वीक में 1/3 एबो अम्बलाइकस, 2/3 बिलो जीपीस्टर्नम। एट 30 वीक्स बिटवीन अम्बलाइकस एंड जीपीस्टर्नम। 32 वीक्स में 1/3 बिलो जीपीस्टर्नम, 2/3 एबो अम्बलाइकस। 36 वीक्स जस्ट बिलो द जीपीस्टर्नम, 36 वीक्स में जस्ट बिलो जीपीस्टर्नम नियर द सब कोस्टल आर्च। 38 वीक्स में एट जीपीस्टर्नम लाइटनिंग अकर। क्या लिखा हुआ है, 38 वीक्स पे एट जीपीस्टर्नम लाइटनिंग अकर। एट 40 वीक्स यूट्रस अगेन कम टू द लेवल ऑफ 32 वीक्स। ए 40 वीक्स पे यूट्रस अगेन कम टू द लेवल ऑफ 32 वीक्स, इट इज द कॉल्ड लाइटनिंग। बच्चों एग्जाम क्वेश्चन के अंदर क्या था, 36 वीक्स में फंडल हाइट 32 वीक्स पे आ जाती है, और यहां पे मैं कहूं कि 40 वीक्स पे फंडल हाइट कहां पे लेवल, कितने कितने लेवल पे देखने को मिलती है, 32 वीक्स पे देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, एग्जामिनर आपको भ्रमित करेगा। मैं कहूं कि उसके अंदर एक ही वो राइट था कि प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजिंग हो जाता है, और जिसकी वजह से 36 वीक्स में भी क्या हो रहा था, 32 वीक्स के लेवल पे फंडल हाइट देखने को मिलती है, मेजरमेंट करने को मिली, मेजरमेंट किया और देखने को मिला। अलग अलग प्रेगनेंसी के अंदर अलग अलग महिला के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि नहीं होता है, होता है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
बट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएसओ के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएसओ के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना होगा कि 40 वीक्स पे यूटरस है अगेन कम टू द लेवल ऑफ 32 वीक, यूटरस अपने फंडल हाइट है वो 40 वीक्स के अंदर 32 वीक्स जैसी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि लाइटनिंग हो रहा है। लाइटनिंग का होता है कि बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, एंगेजिंगमेंट हुआ है, बच्चा नीचे आ रहा है, डिलीवरी होने वाला है, जिसको लाइटनिंग को बोलते हैं वेलकम साइन। वेलकम साइन, स्वागत हो रहा है बच्चे का। क्या हो रहा है बच्चों? स्वागत हो रहा है। अब याद रह जाएगा आपको, लाइटनिंग होना कि बच्चा ऊपर था वो नीचे आया है ना, जिसको बोलते हैं बच्चा डिसेंड हो रहा है। बच्चे का क्या हो रहा है? प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजिंग हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है। प्रेजेंटिंग पार्ट का पेल्विक ब्रीम के अंदर एंगेजमेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग। और लाइटनिंग को दूसरा नाम है वेलकम साइन। और ये लाइटनिंग कब होती है? 40 वीक्स पे होती है। और यूटरस का लेवल, फंडल हाइट कब किस लेवल के बराबर देखने को मिलेगी? 40 वीक्स के बराबर देखने को मिलेगी। कि प्रेगनेंसी कितना लेवल है, कितना वीक की प्रेगनेंसी है? 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है। नहीं, लाइटनिंग की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, परंतु प्रेगनेंसी कितना वीक का है? 40 वीक्स का है। टर्म प्रेग्नेंट है, टर्म कंडीशन है, बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं फंडल हाइट पाल्पेट एट द लेवल ऑफ द प्यूबिस सिम्पाइसिस ड्यूरिंग द 12 वीक ऑफ गेस्टेशनल। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हाइट ऑफ द फंडस इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू एज वीक ऑफ बिटवीन द 18 टू 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इट मे बी प्लस या -2 सेंटीमीटर। If head is floating is 32 weeks of pregnancy, या if head the engaging it is the 40 weeks of pregnancy। देखिएगा बच्चों, अब देखिएगा इसके अंदर ये वाली जो लाइन है ना, इसको एक बार समझिएगा। एक क्वेश्चन आपके इस लाइन से आ सकता है। इसके अंदर ये बताया गया है हाइट ऑफ फंडस इन सेंटीमीटर। फंडस हाइट को किसमें मेजरमेंट करते हैं? सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट करते हैं। दूसरा है इज इक्वल टू एज ऑफ वीक। इक्वल का मतलब होता है बराबर। फंडल हाइट है वो बराबर होती है कब? 18 से 30 वीक की प्रेगनेंसी है। यदि मैं कहूं कि 18 से 30 वीक की प्रेगनेंसी है तो फंडल हाइट क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी। उसके अंदर क्या करना? इट मे बी प्लस एंड -2 सेंटीमीटर। यदि मैं कहूं इसके अंदर क्या है? प्लस -2 सेंटीमीटर, इतना वेरिएशन आ सकता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि एक महिला है जिनकी प्रेगनेंसी है 26 वीक, तो उसका फंडल हाइट कितना होगा? फंडल हाइट कितना होगा? एक महिला है जिसकी प्रेगनेंसी 26 वीक्स है, तो फंडल हाइट कितना होगा? अब मेरा यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप मेरे इसका आंसर दे सकते हैं। दीप शिखा सर, आप बहुत अच्छे से दीपावली पढ़ाते हैं, डीप में पढ़ाते हैं, सीधे दिमाग में चप जा रहा है। हाँ ठीक है। अरे बच्चों, आयशा परवीन मेरी आंसर को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे आयशा परवीन, आपने 26 लिखा है, मैंने आपको बताया है कि 26 की प्रेगनेंसी है, उसके अंदर फंडल हाइट कितना होगा? किसी का आंसर देखना चाहता हूं। हाँ, पूजा सही लिखी है, पूजा ने सही लिखा है। मैंने आयशा परवीन एक देखिएगा, मैंने आपको यहां पे लिखा है 2 सेंटीमीटर माइनस प्लस हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी है 26 का, तो या तो होगा 24 या होगा 28, यही लिखाया था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, ध्यान रखना बच्चों। मैंने लिखा था कि हाइट ऑफ फंडस इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू एज ऑफ वीक इन बिटवीन द 18 टू 30 वीक। ये फंडल हाइट है वो 18 से 30 वीक के अंदर बात की गई है, जिसके अंतर्गत इक्वल बताया गया है, और उसके अंदर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर का हो सकता है इस एज ग्रुप के अंदर, इस वीक के अंदर। आया समझ में?
एबो द सिंपल वीक्स, ठीक है। 32 वीक्स क्यों होगा पूनम कुमारी, 32 क्यों होगा? नहीं, देखिएगा यही है। यदि मैं कहूं एक प्रेगनेंसी है जिसके अंदर क्या है 32 वीक का है, 30 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो कितना होगा? या तो 28 का होगा या 32 का होगा। होगा कि नहीं होगा? प्लस माइनस 2 होगा। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे पहले फंडल हाइट के अंदर यूट्रस है वो पेल्विक रीजन के अंदर कब होगा? पालपेट पेल्विक रीजन के अंदर कब होता है? एब्डोमिनल रीजन के अंदर, एब्डोमिनल रीजन में कब होता है? बिफोर द 12 वीक और 12 वीक। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है आपको ध्यान रखना है 22 वीक पे फंडल हाइट कहां पे मेजरमेंट की जा सकती है? एट द अम्बलाइकस पर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 40 वीक्स पे फंडल हाइट 32 वीक्स की प्रेगनेंसी जैसी देखने को मिलती है, क्योंकि लाइटनिंग होती है, बच्चे का क्या होता है? एंगेजमेंट हो जाता है, बच्चा डिसेंटिंग नीचे की तरफ आता है, पेल्विक ब्रिम के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है 40 वीक्स की प्रेगनेंसी कैसी महसूस होती है? 32 वीक की प्रेगनेंसी जैसी। अंडरस्टैंड? लाइटनिंग, और लाइटनिंग को बोलते हैं वेलकम साइन। ये इतनी बातें बच्चों आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आगे और क्वेश्चन बढ़िया आने वाला है बच्चों, आपके लाइफ के अंदर चेंजेस करेगा और सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जाएगा, कपाल के अंदर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा बच्चों, निम्न में से कौन सा रूबेला के इंट्रायूटेराइन फीटल इंफेक्शन का परिणाम है? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों आप जानते हैं कि ट्राइड सिम्टम देखने को मिलता है। ट्राइड 3 सिम्टम देखने को मिलेगा। क्लासिकल सिम्टम है रूबेला का। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत डीफनेस देखने को मिलेगा। डीफनेस जन्मजात हार्ट बीमारियां है ना, हार्ट डिजीज। उसके बाद है मोतियाबिंद ब्लाइंडनेस। ये तीनों ही देखने को मिलता है। रूबेला वाला इंफेक्शन होता है, तो डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। रूबेला का इंट्रायूटेराइन फीटल इंफेक्शन का परिणाम हो सकता है। इस प्रकार से यदि मदर को रूबेला है तो बच्चे के अंदर रूबेले का सिम्टम आ सकता है, जिसके अंदर टाइड सिम्टम देखने को मिलेगा। रूबेला का 3 क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बच्चे का क्या है? बच्चा बहरा रहेगा, सुनाई नहीं देगा। दूसरा है बच्चे को दिखाई नहीं देगा, मोतियाबिंद है। और दूसरा है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, जन्मजात हार्ट की बीमारियां हो सकती है, वाल के अंदर दिक्कत हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों ही ध्यान रखना है। 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। इस बात को बच्चों क्या रखें? ध्यान रखें। अब बताइएगा, मोतियाबिंद जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद को बच्चों बताइएगा। मोतियाबिंद काला पानी निकाला है। एक तो है बच्चों कैटरैक्ट, मोतियाबिंद को बोलते हैं कैटरैक्ट। और एक है ग्लूकोमा। एक तो है ग्लूकोमा, एक है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है? ओपेसिटी ऑफ द लेंस का धुंधला हो जाता है। ओपेसिटी ऑफ द लेंस का धुंधलापन होना, और जिसकी वजह से क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। आप हिंदी में क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद हो गया। आंख के जो लेंस है उसके ऊपर क्या आ गई? परत आ गई है। उसके बाद में है ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है? इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। जो ओकुलर प्रेशर है, ऑर्बिटल कैविटी के जो अंदर जो आई है उसका प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर। जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जब आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो एक कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोमा की वजह से भी दिखना बंद हो जाएगा और कैटरेक्ट मोतियाबिंद की वजह से भी दिखना बंद हो जाएगा। ग्लूकोमा के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से होता है और कैटरेक्ट के अंदर जो लेंस है उसके अंदर ओपेसिटी हो जाता है, लेंस धुंधला हो जाता है, उसके ऊपर परत आ जाती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीपिटो बॉन दोनों फेराइटल अस्थियों को अलग अलग करने वाला सूचर है। ये मेरे से क्लास किए हुए बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मैंने बच्चों को एक ट्रिक बताया था जिसके अंतर्गत आप कभी भी नहीं भूलोगे। और मैंने ट्रिक बताया था, यदि आपको किसी को मालूम है ट्रिक मेरे वाला तो आप यहां पे लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक ट्रिक के द्वारा सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस बात का बच्चों क्या रखें, ध्यान रखें।